नमस्कार छात्रों, मैं टीचर ज्योति व्याकरण के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हाँ, इस वीडियो में हम लोग व्याकरण संबंधी जानकारी लेने वाले हैं। तो वो व्याकरण है उपसर्ग। उपसर्ग जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। उप और सर्ग ये दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है। सर्ग ये शब्द जो है वो अपने आप में अपना एक अर्थ रखता है। सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, जोड़ना या फिर किसी ग्रंथ का अध्याय। जिस वाक्य में जैसा उसका उपयोग उस प्रकार उसका अर्थ होता है। पर उसके आगे या पहले अगर उप ये शब्द लगाया गया है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। यहाँ पे उपसर्ग हम जो देखने वाले हैं उसके शब्द में ही आप लोगों को पता चलता है कि कोई ऐसा शब्द जिसे पहले अगर कोई शब्दांश लगाया जाए तो उससे शब्द दूसरा तैयार होता है। वो अपने मायने में एक अलग अर्थ बताता है। मतलब हिंदी में जैसे अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द है वैसे ही उपसर्ग द्वारा दो अलग अलग शब्दों द्वारा बनाए गए शब्दों की रचना भी मिलती है। तो आगे देखते हैं और समझते हैं उपसर्ग क्या है। सबसे पहले आप लोगों को जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है हार। मतलब आप लोगों को जो चित्र सामने दिखाई दे रहा है हार का है। और ये दूसरा चित्र है जिसे कहते हैं सही है उपहार। अभी इन्हें अगर ध्यान से देखें, इनके शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो क्या समानता दिखाई देती है कि दोनों शब्दों में हार ये शब्द समान है। पर उपहार में उप ये शब्द और एक जुड़ा हुआ है, मतलब शब्द का शब्दांश जुड़ा हुआ है। तो यहां हार शब्द के पहले उप लगाने पर उसका अर्थ बदल गया। देखो, सिर्फ हार मैंने अगर बोला तो फूलों की माला दिखाई दे रही है, माला है वो। पर अगर उसे उप लगा दिया, मतलब पहले अगर उप लगा दिया तो ये क्या हो गया, भेंट वस्तु हो गई। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जब हम किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो जो शब्द नया शब्द तैयार होता है उसका अर्थ अलग होता है पर अर्थपूर्ण होता है। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने मतलब दो शब्दों को जैसे जोड़ा है उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है, उप प्लस हार मतलब उपहार। ओके, और एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखो, लड़की है, क्या कर रही है, बैग लेकर आप लोगों की तरह इंतजार कर रही है। इसका नाम क्या है पता है, रीता। तो रीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। अभी प्रतिदिन ये शब्द अलग रंग से दिखाई गया है तो ये उपसर्ग है। देखिए, प्रति प्लस दिन मतलब प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन ये शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। दिन ये मूल शब्द है और प्रति ये शब्दांश है जो उसको जोड़ने के बाद प्रतिदिन ये नया शब्द तैयार होता है। दिन का मतलब अलग है पर प्रतिदिन का अलग है। देखो, दिन मतलब जो दिवस होता है उसे दिन कहा जाता है, पर प्रति ये उपसर्ग जुड़ने के बाद, मतलब वो शब्दांश जुड़ने के बाद प्रतिदिन मतलब हर दिन, उसका मतलब बदल जाता है, अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर लिखे वाक्य में प्रतिदिन शब्द ध्यान से देखने के बाद दिन में प्रति शब्द के योग से बना हुआ है। इस शब्द का नए शब्द का अर्थ मूल शब्द से अलग है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग।
तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये उपसर्ग क्या है। सर्ग मतलब ये दीन जो शब्द है उसे अगर प्रति ये उपसर्ग लगा है तो उससे बनने वाला शब्द ये अर्थपूर्ण शब्द होता है, वो है यहाँ पे प्रतिदिन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, इस के मुताबिक आपकी उपसर्ग के लिए व्याख्या कैसे बन जाती है? जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते। देखो, प्रति ये शब्दांश है, उप पहले के उदाहरण में उप ये शब्दांश था, मूल शब्द कौन सा था? पहले के शब्द में हार था और अभी यहाँ पे प्रतिदिन में दिन था। तो दिन में अगर प्रति ये शब्दांश जोड़ा गया तो क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन कर देता है और इसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। चलिए तो हम लोग और कुछ उदाहरण उसके देखते हैं। उदाहरण उपसर्ग के। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को उपसर्ग शब्द, नया शब्द, अन्य शब्द इस तरह से उनका अलग अलग तरीके से विभाजन करके बताने की कोशिश की है। दरअसल आप लोगों को पता है उपसर्ग के भी बहुत सारे प्रकार है, मतलब 4 एक प्रकार है उनके। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया, हिंदी में बहुत सारी अन्य भाषाओं से शब्द रचना हुई है, वैसे ही उपसर्ग भी बहुत सारे हैं। कौन से हैं? पर यहाँ पे मैंने वो दिखाए नहीं है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में या फिर आपकी जो भी परीक्षा की रचना है उसमें उनका समावेश नहीं किया गया है। संस्कृत से आए हुए हैं, हिंदी से आए हुए हैं, उसी प्रकार उर्दू, फारसी ये शब्द यहाँ पे जुड़ते हैं और उसके कारण नए शब्द बनते हैं। पर मैंने सब शब्दों को एक साथ लेकर यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण देने की कोशिश की है। तो चलिए, पहला शब्द है अप प्लस यश और नया शब्द बना है अपयश। और अन्य शब्द मतलब 2 उदाहरण और मैंने दे दिए हैं उसके मुताबिक अपमान, अपराध। ऐसे ही बहुत सारे अन्य शब्द मैंने 2 करके यहाँ पे दिए हुए। ओके, वो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने नोटबुक में लिखिए। ये सारा ग्रामर आप लोग को अच्छी तरह से लिखना है क्योंकि ये 6 to 10 तक ये पूछा जाता है। ओके, मतलब 1 मार्क्स के लिए ये उपसर्ग का टॉपिक, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों अलग, प्रत्यय भी आगे वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय बताया छांटने के लिए बोला जाता है, उनके प्रकारों के नाम बताने के लिए नहीं बोले जाते, इसीलिए प्रकारों का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया है। और आप लोग देखते होंगे अप, अभी आप लोग बोलोगे कि ये अप वगैरह जो शब्द है उनके मुताबिक ये जो शब्दांश है उनका भी एक मीनिंग होता है, मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अप का मतलब होता है बुरा, हीन। ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है। मैंने अब पहले ही बोला कि बहुत सारे संस्कृत, हिंदी के खुद के हैं, उसी प्रकार पारसी, उर्दू, विदेशी में आप लोगों को अगर मैंने यहाँ पे उदाहरण भी आगे दिया है, अंग्रेजी के भी अपशब्द उपसर्ग यहाँ पे आते हैं। तो अप का मीनिंग क्या होता है? उपसर्ग का अपने मायने में एक खुद का मतलब होता है और जब वो जुड़ता है तो और एक शब्द की रचना करता है। तो देखिए आगे, अभी जमा नेता, अभिनेता, अभिशाप, अभिमान। उसके बाद है अति प्लस क्रम, अतिक्रम, अतिरंजन, अतिरिक्त, उप प्लस वन, उपवन, उपस्थित, उपदेश। ओके, अति मतलब ज्यादा, अभी मतलब अभिनय करने वाला या फिर सामने, ऐसा भी होता है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अर्थ नहीं लिख के दिए क्योंकि शब्दों का उपयोग जिस तरह से जिस वाक्य में किया जाएगा उसके अनुसार उसका अर्थ बदलता है। पर हर एक उपसर्ग का कुछ ना कुछ अटपटा लगे आप लोगों को इसकी रचना, परंतु इसका कोई ना कोई अर्थ होता ही है। सिर्फ शब्दों के अनुसार उनके अर्थ बदलते हैं, इसीलिए बहुत सारे होने के कारण यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिए गए हैं। उसके बाद प्रहार, प्रहार, प्र प्लस हार, प्रहार, प्रगति, प्रसार, प्रसिद्ध,
उसके बाद सह, सह मतलब साथ में, सहयोग, सहपाठी, सहकारी, अ प्लस न्याय, अ का अभाव होता है, अभाव, अ का मीनिंग अभाव होता है, निषेध भी होता है। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि उनके अलग अलग शब्द के रचना के अनुसार उनके अर्थ बदल जाते हैं, पर उनका अर्थ रहता है। अन्याय, अधर्म, अज्ञान, अनाथ, ला, ला प्लस परवाह, लापरवाह। अभी देखो ये ला वगैरह जो शब्द है वो आया हुआ है पारसी से, मतलब उर्दू पारसी। मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये शब्द रहित, इसका मीनिंग है रहित, मतलब उसके सिवा, परवाह किए बगैर, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये एक उर्दू का शब्द है। उसके बाद है नालायक, ना मतलब नहीं, जो नहीं लायक है मतलब नालायक। नाकाम, जो नहीं काम करता है वो नाकाम या नाखुश। ओके, इस तरह हर एक उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है और उसके साथ जो शब्द के साथ, जिस शब्द के साथ वो जुड़ता है उसके साथ एक नया शब्द निर्माण करता है जिसका कोई अपना एक अर्थ होता है। अनु प्लस शासन, अनु मतलब पीछे, जो शासन करता है, अनुशासन, शासन का अनुकरण करता है, अनुकरण, अनुराग। ओके, और कुछ उदाहरण है, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण, अगर हम लोग संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के, उर्दू के ले तो एक एक पेज भर जाएगा। मैंने कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, तो देखते हैं आगे। परि प्लस वर्तन, परिवर्तन, परिचय, परिपूर्ण, ये भी उसमें आता है। परि मतलब होता है उल्टा, या फिर उल्टा या अनादर भी होता है, इसीलिए मैंने पहले भी बोला गया है कि उनके अर्थ अलग है। अन प्लस मोल, अनमोल, अनजान, अनपढ़। उसके बाद आगे है पराजय, पर, परा प्लस जय, पराधीन, पराक्रम, पर मतलब दूसरा। उसके बाद बद नाम, बद प्लस नाम, बदनाम, बदबू, बदतमीज। अभी देखो ये शब्द ही सुनते ही आप लोगों को समझ में आएगा, ये उर्दू के शब्द है, पारसी के शब्द है। बद, बे वगैरह ये सारे, गैर, खुश, ऐसे शब्द आते हैं उसमें। स्व प्लस देश, स्वदेश, स्वतंत्र, ये सारे शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। हम सफर, तो हम सफर ये भी उर्दू से आया हुआ है। देखो शब्दों की रचना से ही थोड़ा सा हम लोग को इल्म हो जाता है या पता हो जाता है। हम सफर, हमराज, हम शक्ल, देखो शब्द बोलते ही हम लोग को समझ में आते हैं कि ये उर्दू से आए हुए शब्द है। उसके बाद भर, आप लोगों को पता है हम मतलब साथ होता है, हम सफर मतलब साथ में चलने वाला, हमराज मतलब साथ देने वाला, ऐसे उसके अर्थ होते हैं। भरकस, भरकस, भर प्लस कस, भरकस, भरपेट, ये भी अलग तरह का शब्द है जिसमें भर का मीनिंग होता है पूरा, भरपेट खाना खाया मैंने, पूरा खाना खाया। अभी देखो मैंने बोला था अंग्रेजी का, तो देखो हेड, मास्टर, हेड प्लस मास्टर, हेड मास्टर। अभी हेड ये शब्द जो है वो आया उपसर्ग, और हेड मतलब मुख्य होता है, आप लोगों को भी पता है। मास्टर मीन शिक्षक, हेड क्लार्क मतलब मुख्य, मुख्य क्लर्क, फिर उसके बाद हेड कैशियर भी है। ये मैंने एक उदाहरण अंग्रेजी का भी डाला है। अवनीति, उसके बाद अव प्लस नति, अवनति भी होता है, अवनीति भी होता है, अवगुण, फिर अवतार होता है। तो आपको पता है अव का मतलब क्या होता है, बुरा, बुरा, नीति जिसकी बुरी है वो अवनीति कहलाती है। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, नीति आना चाहिए, नति भी है पर नीति ये सही मायने में सही अक्षर है। ओके, उसके बाद है आगमन। आगमन मतलब आना, गमन मतलब आना होता है, और आ मतलब तक, सहित, उसके साथ आ जाना, आजीवन, आजीवन में साथ रहूंगा, आमरण, मरने तक, ऐसे सही। चलो अभी आप लोगों को मैंने जो उपसर्ग बताए हैं उनके आधार पर आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि उपसर्ग जो है वो किसी शब्द से जुड़कर आते हैं। तो
जुड़ने के बाद जो शब्द तैयार होता है अपना एक अनूठा अर्थपूर्ण शब्द तैयार करता है। पर ये याद रखिए कि उपसर्ग ये वाक्य में अकेले नहीं उपयोग में लाए जाते, स्वतंत्र रूप में कभी भी यूज नहीं होते। मतलब अप, अव, ला ये कभी भी वाक्य में उपयोग में नहीं लाए जाते। वो कभी हमेशा दूसरे शब्द से जुड़कर ही आते हैं। जब वो जुड़ते हैं तभी वो अपना अर्थ जो है वो शब्द के साथ देते हैं, वरना अकेले भले ही उनका अर्थ हो पर वो वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते, इसीलिए उनको कहा जाता है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़कर आते हैं और नया शब्द जो अर्थपूर्ण तैयार करते हैं वो अर्थ और ये वो शब्द वाक्य में उपयोगी किया जाता है। फिर से एक बार मैं कह रही हूं, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से वाक्यों में उपयोगी नहीं किए जाते। चलिए देखते हैं प्रत्यय। तो जैसे प्रीफिक्स हुआ, अभी आप लोगों को सफिक्स भी पता होगा। तो जैसे उपसर्ग ये वाक्य शब्द के पहले लगाए जाते हैं, वैसे प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के बाद में। चलो उदाहरण के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं। चलो ये कौन दिखाई दे रहा है? बहुत ही खुश है, सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है। चलो फल भी है पर ज्यादातर सब्जियां दिखाई देती है, मेरे ख्याल से सब्जी वाला ही होगा। अरे हाँ, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। और ये कौन है? ये तो सबका पसंदीदा जादूगर। जादूगर जादू दिखा रहा है। अभी इसमें देखो दो अक्षर जो है सब्जी वाला और जादूगर, ये शब्द अलग तरीके से दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सब्जी के बाद में वाला प्रत्यय लगा है और जादू के बाद में गर प्रत्यय लगाया है। देखो ऊपर लिखे वाक्यों में सब्जी वाला और जादूगर शब्द की रचना मूल शब्द में वाला और गर शब्दांश से जुड़ने से हुई है। इन शब्दों के जुड़ने में मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे हम लोगों ने उपसर्ग का देखा, वैसे ही सिर्फ फर्क इतना ही है कि उपसर्ग ये शब्द के पहले लगाए जाते हैं और ये शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और उनका परिवर्तन होता है अर्थपूर्ण शब्द में। चलो और उदाहरण देखते हैं। और उससे पहले हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, अंत मतलब लास्ट, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। आपको पता है हिंदी में प्रत्यय के दो भेद है, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पे देखो तद्धित का स्पेलिंग जो है वो टाइपिंग में ऐसे ही आता है, क्या मालूम उन लोगों के फॉन्ट में ऐसा ही है। एक्चुअल द पहले आता है, फिर द को हलंत लगता है और ध जो है वो बाद में लगता है, पर टाइपिंग में ऐसे ही आता है, तो आप उसमें सुधार कीजिए। ओके, तो देखते हैं सबसे पहला वाला जो प्रकार है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर नए शब्दों की रचना करता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। आप लोगों को पता है कृदंत वगैरह पूछा जाता है। तो क्रिया जो होती है, वर्ब जो होता है, उस हिंदी के वर्ब में जब कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है, मतलब शब्दांश जोड़ा जाता है, तो उसकी रचना अलग हो जाती है। उदाहरण के माध्यम से मैं बताती हूँ आप लोगों को, पर उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। जो जोड़े जाने वाले शब्द है ना, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और जुड़ने के बाद, कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द तैयार होता है उसको कृदंत कहते हैं। जैसे कि चलो उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। रक्ष प्लस अक, रक्षक। रक्षक कौन है? जो रक्षा करने वाला है। ये क्रिया है ना, रक्षा करना ये क्रिया है। उसमें कृत प्रत्यय कौन सा लगा है? अक, और उसके मिलन से, जोड़ने से क्या हो गया है? रक्षक। तो ये रक्षक क्या हो गया? कृदंत। और एक उदाहरण, सज आवट। सज ये एक शब्द है, उसे आवट ये कृत प्रत्यय लगा है,
फिर उसका कृदंत हो गया सजावट। सजावट मीन्स डेकोरेशन। ओके, सजना, सजाना। वैसे तो कृदंत के भी अलग अलग भेद है, लेकिन अभ्यास क्रम में वे नहीं है, तो ज्यादा आप लोगों को विचार करने की जरूरत नहीं है। कृत प्रत्यय मीन्स कृदंत पूछे जाते, इसीलिए ये आप लोगों को बताया गया। ओके, उसके भी प्रकार है, वो आप लोगों को नहीं पूछे जाते, इसीलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कृदंत प्रत्यय शब्दों के उदाहरण। तो देखते हैं कौन से उदाहरण है। प्रत्यय शब्द रूप दिखे हुए हैं। इसमें मान और ता पहले दिया है। अप मान, गति मान, दा ता मारता। देखो ये क्रियाएं हैं और उनको प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कि दूसरी क्रिया है ई, गिरी मतलब गिरना को लगा है। आई, बिगड़ी, तो सब में ई, बड़ी ई की मात्रा लगी है, प्रत्यय लगा है। उसके बाद वाला, गाने वाला, फूल वाला, आने वाला, कर, कर में चलकर, लेकर, गाकर। फिर उसके बाद का प्रत्यय है ना, खेलना, झूलना, बोलना। कार, उसमें चित्रकार, कलाकार और मूर्तिकार। तो इस प्रकार हर एक क्रिया से जुड़कर आए हुए शब्दों की रचना आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आगे तो चलिए देखते हैं आगे का प्रकार, मतलब दूसरा प्रकार प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, उस प्रकार यहाँ पे तद्धित का जो शब्द रचना है वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मीन्स टाइपिंग करते वक्त ही वैसे आता है, इसीलिए द पहले लिखना है, ध उसको ज्वाइन करके हलंत के माध्यम से जोड़ना है। तो देखते हैं तद्धित के व्याख्या। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कृदंत देखा था। कृत प्रत्यय मतलब क्रिया के बाद लगने वाले प्रत्यय के बाद जो शब्द बदल जाता है, अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है, उसको कृदंत कहा। तो यहाँ पे तद्धित संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ओके, जैसे उदाहरण यहाँ पे है चित्र प्लस कार मतलब चित्रकार। तो चित्र को, चित्र ये अगर संज्ञा ली तो उसका एक कार ये शब्दांश जोड़ने के बाद चित्रकार मतलब चित्र बनाने वाला, ऐसा नया शब्द तैयार होता है। और एक उदाहरण अपना प्लस तत्व मतलब अपनत्व, ये एक विशेषण है और विशेषण के माध्यम ने अपना ये सर्वनाम है, तो अपनत्व एक विशेषण के तौर पे वो शब्द रचना हो गई है। ओके, अपनत्व मतलब अपनापन। उसके बाद रंग, रंग ये विशेषण है, उससे जुड़कर इला मतलब रंगीला हो गया। देखो एक संज्ञा से जुड़कर शब्द दिखाया मैंने, सर्वनाम से और विशेषण से, किस तरह से शब्दांश जुड़ने के बाद उनकी रचना जो होती है, नए शब्दों की रचना, उसके उदाहरण यहाँ पे दिखाई दिए। ओके, आगे जाके महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के जो तद्धित के प्रत्यय है वो बहुत ही अलग अलग भेद है, भेद मतलब प्रकार, परंतु आपके अभ्यासक्रम में नहीं है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। जितने आप लोगों को पूछे जाएंगे तद्धित रूपांतरित करने के लिए, कृदंत में रूपांतरित करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को उसे ढूंढने के लिए, या फिर कौन से है ऐसा पूछा जा सकता है। ज्यादातर आप लोगों को प्रत्यय जोड़ने के लिए ही आते हैं। ओके, उसके बाद तद्धित के उदाहरण देखते हैं हम लोग। प्रत्यय और शब्द रूप। पा लगने के बाद बुढ़ापा, मोटापा, पन, लड़कपन, बचपन, अपनापन। आई, आई की चतुराई, बुराई, गहराई, पढ़ाई। देखो विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, इनसे जुड़कर ये शब्द आए हुए हैं। इया, खटिया, डबिया, मुखिया। आर, सुनार, लुहार, गर, कारीगर, वान, रूपवान, दयावान। इल लगने के बाद जटिल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, और तो उसके उदाहरण देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। ई से बनने वाले प्रत्यय लगने के बाद टोकरी, अपराधी। उसके बाद भूखा, आ लगने के बाद भूखा, प्यासा, प्यारा, प्रिया। ला लगने के बाद पहला, फिर रा,
से प्रत्यय लगने के बाद दूसरा, तीसरा, ये उदाहरण है कुछ। और भी बहुत सारे उदाहरण है, पर एक ही वीडियो में और एक ही समय में सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है, इसीलिए कुछ उदाहरण यहाँ पे है। ठा में चौथा, सा में काला सा, लू में कृपालु, दयालु। ओके, इस तरह से प्रत्यय लगने के बाद नए रूप में शब्द की रचना होती है, उन्हें तद्धित प्रत्यय, शब्द प्रत्यय कहते हैं। ओके, अभी एक खास बात, हम लोगों ने उपसर्ग देखे, हम लोगों ने प्रत्यय देखे। उपसर्ग में भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अभी मैं वही बात दोहरा रही हूं, और वो बात ये है कि उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लिए जाते, नहीं किए जाता। मतलब पा ये कभी भी यूज नहीं किया जाता। मतलब हाँ, पा लगकर बुढ़ापा यूज किया जाता है, आर लगकर सुनार लुहार किया जाता है, पर उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, वो कभी भी स्वतंत्र रूप से वाक्य में, शब्द में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते। वो हमेशा दूसरे शब्द से जुड़कर आकर अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, भले ही उनका स्वतंत्र अर्थ है। जैसे कि मैंने उपसर्ग का बताया था, वैसे ही प्रत्यय का भी अपना एक अर्थ है, पर वो अर्थ वाक्य में स्वतंत्रता से नहीं प्रयोग किया जाता। ओके, तो ये हिंदी की शब्द संपदा बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है, बोल सकते हैं, या इन दोनों के उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से हमें ऐसी बहुत सारे शब्द मिलते हैं। ओके, और हमारी शब्द संपदा, संपत्ति में, हिंदी की शब्द संपदा में बढ़ोतरी होती है। अभी इसके बाद कभी कभी पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, तो कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं। पहला शब्द है दिन, प्रत्यय उसका लगाने के बाद दिन भर। प्रतिदिन आप लोगों को ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक वर्ड दिया जाता है, उसका उपसर्ग और प्रत्यय लिखो। कभी कभी सिर्फ उपसर्ग लिखने के लिए बोला जाता है, कभी कभी सिर्फ प्रत्यय पूछा जाता है। कभी कभी बड़े जो बच्चे हैं, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं के का जो छात्र हैं, उन लोगों को सिर्फ कृदंत पूछा जाता है, मतलब बना के, या फिर उसका तद्धित पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण और उस तरह के। डर, डरावना प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर निडर। नम्र का नम्रता, और उपसर्ग लगाकर विनम्र शब्द बनता है। जल, और भी है, ऐसा नहीं कि जो मैंने दिए वही शब्द बनते हैं, और भी शब्द बनते हैं, पर याद रखिए कि शब्द उपसर्ग या प्रत्यय दोनों लगाने के बाद जो शब्द बनता है वो अर्थपूर्ण होना जरूरी है, कोई भी शब्द नहीं जुड़ता है। ओके, जल, जलद, मतलब जलद का मतलब पानी होता है। निर्जल मतलब बिना जल के। सत्य, सत्यता। उसके बाद असत्य, असत्य तो आपको पता है। साहस, धैर्य बोलते हैं, साहसी वृत्ति होती है। और उपसर्ग लगाने पर दुस्साहस, मतलब तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी दुस्साहस कैसे हुआ, ऐसा वाक्य में प्रयोग। मतलब प्रत्यय उपसर्ग लगाने के बाद जो शब्द बनते हैं वो अर्थपूर्ण होते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग होता है, पर उपसर्ग प्रत्यय का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि याद रहे कि भले उनका अर्थ हो, फिर भी उनका स्वतंत्रता से उपयोग नहीं। चलो, अभी सिर्फ जो भी आप लोगों को व्याकरण से संबंधित ये उपसर्ग प्रत्यय बताए गए हैं, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से नोटबुक में उसे लिखिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी कठिनाइयां हैं तो आप लोग अपनी शिक्षिकाओं से, हिंदी की शिक्षिकाओं से उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, अगले वीडियो तक आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए।